Hello everyone, this is Professor Tushar Rohidas Pokharkar from Daneshwari Education Academy. Welcomes you to my YouTube channel. बच्चों, AC circuits, the topic that we have started in the previous session, we have just ended with the RMS value, and after that the new content of this chapter starts. ये एक नया कंटेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज नथिंग बट फेजर. तो बेसिकली फेज़र का मीनिंग क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं. पहले फेज़र ये कॉन्सेप्ट आता क्यों है. देखो, फेज़र ये कॉन्सेप्ट आता क्यों है क्योंकि हमने जो क्वांटिटीज़ देखी है, वी हैव सीन द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, यानी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ जो हमने देखी है, ईएमएफ और करंट. अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड करंट. टिल नाउ वी हैव ऑब्जर्व ये दोनों क्या है, अल्टरनेटिंग है. अब ये अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है वो समझो. अल्टरनेटिंग का मतलब जो वैरी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग. यानी अगर आप करंट और ईएमएफ दोनों देखोगे तो दोनों भी टाइम डिपेंडेंट है. जब टाइम आपका चेंज होता है तो वैसे दोनों भी क्या होते हैं, वैरी होते हैं. हम बात कर रहे हैं एसी ईएमएफ और करंट की. हम बात कर रहे हैं एसी ईएमएफ और करंट की, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ की. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट में ये वेरिएशन नहीं होता है. तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जो है, हम इनको रोटेटिंग वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम इनको एज अ रोटेटिंग वेक्टर वी कैन रिप्रेजेंट इट. यानी इनको हम रोटेट करने वाले हैं. आप बोलोगे कैसे. देखो, इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं. ये फेजर का डेफिनेशन क्या है और फिर हम बात करेंगे इनको हम कैसे रोटेट करने वाले हैं. सी, डेफिनेशन ये है कि अ फेजर is a rotating phasor is a rotating vector. रोटेटिंग वेक्टर यानी जिसमें डायमेंशन है, जिसमें मैग्नीट्यूड है और आपका डायरेक्शन भी है. दैट इज व्हाट वी से ऑल अबाउट द वेक्टर्स. करेक्ट. तो आपका जो ईएमएफ है, करंट है, ये भी क्या है, वेक्टर्स है. तो ये रोटेटिंग वेक्टर्स है. A phasor is a rotating vector that represents, जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी को, that represents a quantity which is varying, यानी वेरिएबल, जो वैरी हो रहा है. वैरी यानी चेंज होता है. वैरिंग का मतलब होता है चेंज होना. तो विच इज वैरिंग टू विद रिस्पेक्ट टू, उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी एक ऐसा रोटेटिंग वेक्टर, फेजर यानी ऐसा रोटेटिंग वेक्टर है जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं. और वो रोटेट होने की वजह से आपका जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईएमएफ और करंट, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते हैं. विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते हैं. तो बेसिकली ये है फेजर का डेफिनेशन. और उसके लिए जो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, द डायग्राम इज कॉल्ड एज, इसका जो डायग्राम बनता है रोटेटिंग वेक्टर्स से हम जो फेजर को यहाँ पे शो करते हैं, उसका जो डायग्राम बनता है उसी को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम. द डायग्राम इज कॉल्ड एज फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम. ठीक है. तो ये डेफिनेशन भी आपको पूछ सकता है फेजर का, और दोनों का एक साथ आपको लिखना है, फेजर और फेजर डायग्राम. सो दिस इज ऑल अबाउट द फेजर. यानी ये जो दो क्वांटिटीज है, एएमएफ और करंट, इसके लिए बेसिकली ये बना हुआ है फेजर. एंड वो दोनों भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है जो कि टाइम, एज पर टाइम, जो दोनों भी वैरी होते हैं. क्लियर है यहाँ तक. तो अभी इसके बाद हम एक्चुअल में देखते हैं कि ये फेजर जो है वो कैसा रोल प्ले कर रहा है. ऑन द नेक्स्ट पेज देखो, फेजर जब हम ड्रॉ करते हैं, जैसे एक फेजर, सपोज फेजर जब हम ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली कैसे ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज योर एक्स एक्सिस इन अ कार्टेशियन सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका एक एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पे होता है आपका वाई एक्सिस. दिस इज योर वाई एक्सिस.
सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब आप ड्रॉ करते हो तो ये एक्स और वाई दोनों क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और आपका जो कोऑर्डिनेट्स है वो मूवेबल होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे आप सपोज एक फेजर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज दिस इज वन ऑफ द फेजर, करंट आई इंडिकेट कर रहा है, ये सपोज करंट आई को इंडिकेट कर रहा है, करंट आई से इंडिकेट करते हैं। तो जो एम्पियर में आपका करंट है वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे उसका फेजर आ रहा है। तो बेसिकली ये जो फेजर है वी कैन शिफ्ट दिस फेजर, ये जो फेजर है वो रोटेट कैसे होता है, रोटेशन की बात करते हैं। फेजर रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, फेजर रोटेट्स, ये कैसे रोटेट होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक हम बोल सकते हैं कि इसका एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज इसको हम रोटेट करते हैं। तो बेसिकली ये रोटेट तो एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है, यानी इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, इसका मतलब ये है कि ये इंक्रीज जो है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, ऑब्वियसली सपोज ये मैं फिक्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस, उसको अगर रेफरेंस लेता हूँ, उसको अगर मैं रेफरेंस लेता हूँ तो ये जो आएगा पोजीशन है अभी, इन दोनों के बीच में एक एंगल होता है, उसी को हम बोलते हैं ओमेगा टी। ओमेगा टी से हम उसको इंडिकेट करते हैं, या फिर ओमेगा टी से इसको इंडिकेट करते हैं, और या फिर ये होगा ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो बेसिकली ये हर एक चीज़ क्या होती है हम देखते हैं। देखो ये जो करंट आई है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये आपका रोटेटिंग वेक्टर है यानी फेजर है। अभी ये विद रिस्पेक्ट टू एक फिक्स एक्सिस निकाला है, विद रिस्पेक्ट टू एक फिक्स्ड एक्सिस यहाँ पे निकाला है। तो ये जो फिक्स एक्सिस और आपका जो रोटेटिंग वेक्टर है यानी फेजर है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं फेज एंगल, द एंगल बिटवीन द रेफरेंस phase and the rotating vector, that is phasor, is called as the phase angle, is called as a phase angle. तो बेसिकली दो ये जो एंगल है ये फेज एंगल आपको इंडिकेट कर रहा है, और जो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस अल्फा यहाँ पे हमने लिखा है, इसका मतलब ये है कि ओमेगा टी इज सेम फॉर बोथ द क्वांटिटीज, यानी दोनों क्वांटिटी के लिए वो सेम होता है, और अल्फा जो है वो इंडिकेट करता है फेज डिफरेंस। अगर दो क्वांटिटी अगर हम ले रहे हैं एंड वी वांट टू कंपेयर दिस टू क्वांटिटीज, जैसे सपोज मैं यहाँ पे दो क्वांटिटी आपका लेता हूँ, ये आपका है करंट आई, और जो आपका रेफरेंस है यहाँ पे, रेफरेंस जो एक्स एक्सिस पे आप ले रहे हो वो सपोज मैं लेता हूँ ईएमएफ, उसको मैं लेता हूँ ईएमएफ। तो ये जो करंट है आई वो ईएमएफ से आगे है, ईएमएफ के आगे है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली करंट आगे है ईएमएफ के। तो आपका जो करंट का इक्वेशन है वो डायरेक्टली देखो, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि ये जो फेजर है, ये फेजर हम फिक्स्ड एक्सिस यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी वी कैन शिफ्ट द फेजर्स टू फिक्स्ड एक्सिस, इसको बोलते हैं फिक्सिंग, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द फेजर। तो शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, देखो बेसिकली then we will see it and then we will come back to the previous page। देखो ये शिफ्टिंग कैसे होता है, यानी by what principle you can do this। अगर मैं यहाँ पे एक फेजर ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि है मेरा I0, तो ये जो फेजर है इसको मैं ऐसे क्लोज लूप में बना लेता हूँ, यानी यहाँ पे एक आपका बन गया है ये रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, वॉट एवर यू कैन से। तो ये I0 है, यहाँ पे जो एंगल आपका बन रहा है वो है ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी यानी थीटा होता है, याद रखना इसमें, डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट। ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसलिए ओमेगा इंटू टी, दिस इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओनली, एंड दैट इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द टू क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आपने करंट I0 को लिया है, तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ फेजर है, देखो दिखाते वक्त फेजर को ऐसे दिखाता है, यानी इट मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, increases in the anti-clockwise direction। तो I0 जो है आपका बच्चों, ये I0 we can shift on the x axis also and y axis also। कैसे, तो देखो यहाँ पे ओमेगा टी है, तो ये जो ओमेगा टी है इसका यूज करके मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाता हूँ, यानी साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू फ्रंट साइड
अभी ये जो फ्रंट साइड है आपका, ये फ्रंट साइड आपका ये है, ये फ्रंट साइड एग्जैक्टली इसके सामने फ्रंट साइड, फ्रंट साइड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रंट साइड, जो कि डिफाइन नहीं है। ओके, फ्रंट साइड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रंट साइड, या फिर इसको मैं y भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट डाउन एज अ y और y। तो फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज क्या है, I0 है आपका। सो आपका जो y है वो क्या बन गया, यानी ये आपका जो फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड, ये आपका क्या बन गया, ये आपका फ्रंट साइड बन जाएगा I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। सो दे मीन टू से दैट ये जो फ्रंट साइड है ये और ये पोर्शन, ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है, बिकॉज दे आर हैविंग द सेम डायमेंशन, सेम उनका जो लेंथ है वो सेम है, बिकॉज वी हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल और स्क्वायर वॉट एवर यू टेक। तो रेक्टेंगल में ये फ्रंट साइड्स इक्वल होने हैं, स्क्वायर में तो वैसे ही सब साइड इक्वल होता है। तो अगर स्क्वायर बनता है तो सब तो भी इक्वल है, और रेक्टेंगल है तो भी फ्रंट साइड्स इक्वल है। तो ये जो आपका यहाँ पे y है, ये y हम, ये क्या है, y है, ये y था इसलिए ये इक्वल था, एंड देयरफॉर वी हैव टेकन इट इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू वी कैन से I0 साइन ऑफ ओमेगा t। सो y का यानी y एक्सिस पे we can shift this I0 and we can write down I0 sin of ओमेगा t लिख सकते हैं। वैसे ही अगर आप यहाँ पे cos of ओमेगा t अप्लाई करोगे, cos of ओमेगा t अगर अप्लाई करोगे तो cos of ओमेगा t आपको क्या मिलेगा, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड जो कि क्या है, x एक्सिस है। एडजेसेंट साइड ओमेगा t का एडजेसेंट साइड क्या है, दिस इज नथिंग बट x एक्सिस, x एक्सिस है ये, तो ये और ये क्या है, इक्वल है। या तो यहाँ पे जा ही नहीं रहे हम, बिकॉज वी डायरेक्टली हैव द साइड विच इज ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे x लिखूंगा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज I0। सो इन दिस केस वी कैन से x इज इक्वल टू I0 cos of omega t। So this becomes I0 cos of omega t। So in this way we can shift the I0 on both the axes, both the fixed axes। ओके तो अभी बात करते हैं आपके प्रीवियस पेज की। okay, it is not moving, wait, ओके। सो बच्चों देखो इसको कंटिन्यू कर देते हैं हम। विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट अबाउट दी यूज ऑफ द फेजर डायग्राम। अभी देखो फेजर डायग्राम हमने देखा, जो फेजर डायग्राम हमने यहाँ पे देखा है वो फेजर डायग्राम बेसिकली यूज भी होता है कहाँ पे, तो यानी ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हम क्यों यूज यहाँ पे फेजर डायग्राम में क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, टू गेट कंपेरिजन, बिकॉज इट इज नेसेसरी टू यूज इट। यानी डायरेक्ट अगर ईएमएफ और करंट का कंपेरिजन करें तो उससे बेटर है इफ यू हैव अ फेजर डायग्राम, सो दैट इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट कि एग्जैक्टली आपके फेजर के वजह से आपका अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज कैसे वैरी हो रहा है। यानी फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स यानी ये बेसिकली बनता कैसा है, हमने तो देखा था दो टाइप के सर्किट होते हैं, एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। सो ये कंपैरिजन आता ही कहाँ से है, एग्जैक्टली आपका एसी और डीसी ये दो टाइप ऑफ सर्किट्स थे, बट ये टाइप ऑफ एसी सर्किट्स कहाँ से आते हैं। सी वी नो दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, ईएमएफ एंड करंट, बट
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स, यानी आप जब घर में अप्लायंसेस यूज करते हो तो उनमें 3 डिविजन्स होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ अप्लायंसेस के डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये डिविजन्स है। यानी आप यूज करते हो आपके घर में बल्ब, आप यूज करते हो आपके घर में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, मोटर्स यूज करते हो। अगर आपका घर यानी ग्राउंड आप सेपरेट है, इट इज़ रो हाउस, तो आप वाटर को लिफ्ट करने के लिए वहाँ पे पंप्स के लिए, वाटर पंप्स के लिए मोटर्स यूज़ करते हो। तो बेसिकली ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस आप यूज़ करते हो और ये डिफरेंट डिफरेंट लोड के बने होते हैं। जैसे ह्यूमन कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ह्यूमन टाइप ऑफ ह्यूमंस डिफरेंट है। इंसान तो एक ही है, इंसान को इंसान ही बोलते हैं, बट वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर से बनते हैं। वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स बनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लोड की वजह से। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, सो दैट इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। देखो, बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ लोड्स की। टाइप्स ऑफ लोड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर टाइप ऑफ लोड इन इलेक्ट्रिसिटी। तो टाइप्स ऑफ लोड कौन कौन से होते हैं? जो सबसे पहला और कॉमन लोड होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिव लोड। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिव लोड। तो ये जो रेजिस्टिव लोड होता है वो कौन से अप्लायंसेस में होता है, बिकॉज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले उसका एप्लीकेशन आप देखोगे, सो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो, रेजिस्टिव लोड जो है वो किस में होता है? आपके जो घर में इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स जो होते हैं उनमें। उसके बाद आप जो घर में प्रेस यूज करते हो, हीटिंग प्रेस जो होता है, जो आप इस्त्री करने के लिए यूज करते हो, हीटिंग प्रेस, तो वो हीटिंग एलिमेंट है, इसलिए उसको हीटिंग प्रेस बोला है। तो इलेक्ट्रिक हीटर्स, हीटिंग प्रेस, ये क्या है? अभी के करंट एग्जांपल्स, यानी अभी ये यूज कर रहे हैं हम। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हीट होता है ज़्यादा। इलेक्ट्रिक हीटर्स देखो ना, हीट होता है, आप हाथ लगाओगे तो आफ्टर सम टाइम द वाटर गेट्स हीटेड, नो डाउट, बट द हीटर also gets heated because of the insulation present outside. You cannot just easily touch it, or you can not just easily understand it, but वो हीट हो जाते हैं। तो therefore they are heating elements। तो ये जो रेजिस्टिव लोड है वो लोड क्या होता है? आपको हीटिंग देता है, आपको हीटिंग देता है, यानी द टाइप ऑफ लोड प्रेजेंट इन दिस अप्लायंसेस। पुराने ज़माने में अगर जाओगे तो वहाँ पे यूज़ होता था इनकैंडेसेंट बल्ब। इनकैंडेसेंट बल्ब, ये जो बल्ब्स होते थे इनमें बेसिकली, ये जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स होते थे इनमें यूज़ होता था रेजिस्टिव लोड। तो ये इनकैंडेसेंट बल्ब यानी जिनको ज़ीरो बल्ब बोला जाता है, तो जनरली ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये यूज़ नहीं होते अभी, बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ चेंज, द एवरीथिंग हैज़ चेंज, वी आर फाइंडिंग आउट द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। तो ये क्या होते थे एक्चुअली, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं थे। इनमें एक टंगस्टन का फिलामेंट होता था, ऐसे टाइप में ये बल्ब्स होते थे। इनमें ऐसा एक आपका जो बल्ब है यहाँ पे टंगस्टन का फिलामेंट होता था, ऐसा दिखता था। और ये टंगस्टन का फिलामेंट फिर यहाँ पे ये कनेक्टेड होता था ऐसे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होते थे, इट वाज कनेक्टेड टू सम पोर्शन ऑफ द बल्ब ग्लास, और यहाँ पे कनेक्टेड रहते थे वो। तो बेसिकली कैसा था, ये ऐसे कॉमन स्ट्रक्चर था, तो इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। ये जो वायर था, ये वायर नाइक्रोम का होता था, नाइक्रोम का वायर होता था। और ये जो नाइक्रोम है, इट इज़ अ गुड रेजिस्टेंस मटेरियल, इट इज़ अ कंडक्टर बट इट इज़ गुड रेजिस्टेंस मटेरियल, यानी ये आपको परफेक्ट हीटिंग इफेक्ट देता है। नाइक्रोम वायर या फिर टंगस्टन फिलामेंट यूज़ करते हैं, टंगस्टन का वायर या फिर नाइक्रोम, इनमें से 2 यूज़ किए जाते थे। तो बेसिकली ये हीटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। और अगर इनके ऊपर गर्म होने के बाद, यानी आफ्टर 5 मिनट्स इटसेल्फ दे विल गेट हीटेड, और इनको अगर आप थोड़ा सा पानी भी लगाओ तो फूट जाएंगे। सो बिकॉज हीट cannot be removed very quickly. If you are trying to remove it, it will get broken. So like that, वो इतना हीट होते थे। बताने का कहने का मतलब ये है कि they were heated in so much manner that it was very difficult to get it cooled. और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ये रेजिस्टिव लोड वाले एलिमेंट करते थे। हीटर आपके घर में देखोगे, अभी भी आपके घर में जो बिल आता है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल
हीटर और प्रेस की वजह से आता है। आपको जो इस्त्री आप यूज़ करते हो एसी की वजह से ज़्यादा नहीं आता, याद रखना, एसी की वजह से ज़्यादा उतना कंपैरिजन में नहीं आता। हीटर और फ्रिज, हाँ फ्रिज से भी ज़्यादा आपको नहीं आएगा। हीटर और प्रेस ये दो चीज़ें ऐसी है कि जिनसे आपका लाइट बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो इनको कंट्रोल में यूज़ करना चाहिए। आगे बढ़ते देखो, रेजिस्टिव लोड हो गया। तो रेजिस्टिव लोड जो है, रेजिस्टिव यानी आर स्टैंड फॉर आर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स इट इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, इट इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी जो नॉर्मल करंट है उसको अपोज करता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी रास्ते में स्पीड ब्रेकर होता है, स्पीड ब्रेकर जैसे आपके व्हीकल्स के स्पीड को कंट्रोल करता है, वैसे ही रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ने वाले करंट को, हार्मफुल करंट को कंट्रोल करता है। रेजिस्टिव लोड जो है उनकी अगर डिटेल में बात करें तो द रेजिस्टिव लोड्स आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ लोड विच आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द अप्लायंसेस। सब में प्रेजेंट होते हैं, ये सब में प्रेजेंट होते हैं, किसी में ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है, किसी में कम होता है, बट हर एक अप्लायंस में ये प्रेजेंट होते हैं। रेजिस्टिव लोड के बाद, रेजिस्टिव लोड के बाद आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और भी रिलेट करते हैं रेजिस्टिव लोड से, लेकिन फॉर दैट यू हैव द बेसिक लेक्चर्स। यहाँ पे हम सिर्फ एक रिक्वायर्ड स्टडी करने वाले हैं। रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव, दूसरा टाइप का लोड जो आने वाले हैं। तो रेजिस्टिव लोड इस टाइप के होते हैं। उसके बाद सर्किट जब हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टिव लोड, तो हम उसकी भी बात करने वाले हैं। देखो पहले टाइप ऑफ लोड्स की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टिव लोड आपका यहाँ पे आ जाता है। तो रेजिस्टिव लोड के बाद जो आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ लोड आता है, and that is the second type of load, which is called as inductive load, which is called as inductive load। तो ये इंडक्टिव लोड क्या होता है, यानी बनता कैसे है? जैसे नॉर्मल एक कॉपर कंडक्टर में लेता हूँ, उस कॉपर कंडक्टर में अगर मैं एक स्ट्रेट रखता हूँ उसको ऐसे, तो उसमें क्या है, रेजिस्टेंस है। उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता ही होता है। कॉपर कंडक्टर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नो डाउट, बट इट इज ऑल्सो हैविंग सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन इट। यानी कोई भी कंडक्टर आप लोगे तो ऑब्वियसली सर्किट में कंडक्टर ही यूज करने वाले, कुछ और तो यूज नहीं करने, बट उसमें रेजिस्टेंस है। इंडक्टेंस कैसे ऐड हो जाता है? जब हम किसी भी कंडक्टर को ऐसे वाउंड करते हैं, यानी उसमें वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स आ जाते हैं, तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये बेसिकली एक ऐसा नेचर प्रोड्यूस करवाते हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये ऐसे एक स्पीड ब्रेकर हो। देखो जब मैं रेजिस्टेंस का सिंबल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये रेजिस्टेंस रेजिस्टिव लोड का सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ रेजिस्टिव लोड। तो इसमें क्या होता है, एक ही रेजिस्टेंस है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। इसमें क्या है ना, इंडक्टेंस जो है ना वो कंटिन्यूस स्पीड ब्रेकर जैसा है, ये सिंगल स्पीड ब्रेकर जैसा है, सिंगल स्पीड ब्रेकर, यानी इट इज नथिंग बट ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको जस्ट अपोज करते रहेगा। ये सिंगल स्पीड ब्रेकर की तरह मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसा लिखना मत एग्जाम में, सिंगल स्पीड ब्रेकर। और ये जो है ये कंटिन्यूस स्पीड ब्रेकर्स है, जो आप हाईवे में जब ट्रैवल करते हो तो छोटे 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 ऐसे कंटिन्यूस स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, वैसे ये क्या है, कंटिन्यूस स्पीड ब्रेकर की तरह है। यानी ये क्या करता है कि आपका जो करंट आ रहा है ना उसको चेंज नहीं होने देता है, यानी इसको ऐसे अपोज कर रहा है कि इसको चेंज होने ही नहीं दे रहा है। यानी अगर यहां से आपका जो करंट है वो 5 एम्पियर है, अब ये 5 एम्पियर है और मैंने लोड बढ़ा दिया तो 10 एम्पियर होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकली हम देखें यहाँ पे तो 10 एम्पियर यहाँ पे होना चाहिए, बट ये क्या करेगा, 5 to 10 जब ये चेंज हो रहा है तो ये होने नहीं देगा, ये होने नहीं देगा, ये उसको सेम एज इट इज रखेगा, यानी बाकी सब लॉस कर देगा। इन शॉर्ट बाकी सब क्या करेगा, लॉस कर देगा। ओके तो जैसे व्हीकल आपका ट्रैवल करता है, एक स्पीड ब्रेकर से जाता है, ऐसा स्पीड ब्रेकर होता है, वो ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे 10-12 होते हैं। यहाँ पे ट्रैक यहाँ पे जाता है, फिर सोचता है अभी स्पीड बढ़ जाएगा, अभी स्पीड बढ़ जाएगा, फिर से स्पीड ब्रेकर आता है, फिर से वही कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। यानी ये जो स्पीड ब्रेकर है उसी तरीके से आपका ये इंडक्टेंस यहाँ पे काम कर रहा है। This is nothing but an inductive coil which I have drawn over here, copper coil, whatever kind of conductors you can take। ये जब हम ऐसे टर्न्स में आपकी जो मोटर की वाइंडिंग होती है वो कभी ओपन करके देखना,
उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो वैसे ही ये टर्न्स जब फॉर्म होता है ना तो वहाँ पे आ जाता है उसका सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस यानी अगर डीप में जाएंगे तो वी हैव एन कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इंडक्टेंस। बट इंडक्टेंस क्या करता है, इट इज ऑपोजिशन टू द याद रखना, रेजिस्टेंस जो है इट इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, बट इंडक्टेंस इज ऑपोजिशन टू द change in current, to the change in current. Okay, so therefore they are different। और हर एक का क्या है कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टी बन रहा है बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। उसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करें उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। इंडक्टेंस जो है वो एल से इंडिकेट करते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में सिर्फ हमने एक चीज़ नहीं देखी, वो देखो इन बिटवीन हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने ही वाले, नो डाउट। रेजिस्टेंस जो है ओहम में मेजर करते हैं, जो बेसिकली आपको पता है। इंडक्टेंस आपके लिए नया है। इंडक्टेंस जो है देखो, इंडक्टेंस इज द एबिलिटी टू oppose the change in current. It is the ability of a particular material to oppose the change in current, तो इंडक्टेंस हम इसको बोलते हैं। तो ये जो इंडक्टेंस है वो मेजर होता है हेनरी में, ये मेजर होता है हेनरी में। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के बाद जो लास्ट टाइप ऑफ लोड आता है दैट इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटिव लोड। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव लोड। तो कैपेसिटिव लोड जो होता है वो कैपेसिटिव लोड बनता कैसे है, तो ये कैपेसिटर में होता है। ये किसमें होता है, कैपेसिटर। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर मैं निकालता हूँ, दो पैरेलल प्लेट जिनका देखो ये जो दो पैरेलल प्लेट्स है दोनों का एरिया सेम है, ये भी ए है ये भी ए है, दोनों के बीच में जो गैप होता है वो होता है डी। और जब हम इसे हम सप्लाई देते हैं, देखो याद रखना रेजिस्टिव और इंडक्टिव और कैपेसिटिव का और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं जब हम उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बट अभी हम क्या देख रहे हैं इनिशियल लेवल पे कि कैपेसिटिव लोड है क्या। तो कैपेसिटिव लोड क्या है, जो कैपेसिटर के फॉर्म होने से बनता है वहाँ पे। यानी हर एक सर्किट में नॉट नेसेसरी कि कैपेसिटिव लोड हो ही हो। मोस्ट ऑफ द लोड्स में, मोस्ट ऑफ द सर्किट्स में रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस होता है, यानी रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड होता ही होता है। कैपेसिटिव हो ऐसे नेसेसरी नहीं है। कैपेसिटिव लोड नहीं है इसीलिए तो इतने बिल आ रहे हैं। कैसे क्या वो सब डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये कैपेसिटिव लोड हर एक नेम में नहीं होता है, स्पेशल है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है ये लोड। तो कैपेसिटर जब फॉर्म होता है तो हमें पता है कि दो ऐसे प्लेट्स होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं जो सेपरेट होते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी इंसुलेटर से। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनके बीच में होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनके बीच में होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी माइका, ऐसा कोई भी इंसुलेशन आप ले सकते हो। पेपर होते हैं ना, पेपर आपके रद्दी के, उससे भी एक काइंड ऑफ पेपर बनता है, तो वो भी वहाँ पे हो सकता है। एयर भी एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करता है बिकॉज इट इज ऑल्सो गुड इंसुलेटर in certain cases if it is not having that much of moisture, क्योंकि moisture is a good conductor of electricity। तो बेसिकली ये जब कैपेसिटेंस हम कनेक्ट करते हैं ना तो ये कैपेसिटेंस ऐसे आपका कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो कैपेसिटिव लोड है, ये कैपेसिटिव लोड आपका ऐसे बनता है। तो यहाँ पे हम कौन सा भी सप्लाई यहाँ पे दे सकते हैं। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस ये दिखाते कैसे, तो ऐसे सिंबल उसका होता है, सिर्फ ऐसे उसको इंडिकेट करते हैं। वन ऑफ द प्लेट चार्जेस प्लस और अदर प्लेट चार्जेस माइनस। बात करें कैपेसिटिव लोड की तो ये किस किस में होता है। इंडक्टिव लोड हम देखना देखो भूल गए। इंडक्टिव लोड के एग्जाम्पल कौन कौन से है। इंडक्टिव लोड आपका किस में होता है, इंडक्टिव लोड के एप्लीकेशंस क्या है, या फिर एग्जाम्पल किस में होता है इंडक्टिव लोड। तो जो आपके मोटर यूज़ होते हैं घरों में वेरियस चीज़ों के लिए, फैन में भी मोटर होता है, उसके बाद आपके फ्रिज में भी कंप्रेसर के लिए मोटर यूज़ करते हैं वहाँ पे। उसके बाद अगर आपके रो हाउसेस है, बंगलोज है, तो इन दैट केस यू हैव टू लिफ्ट द वाटर, सो दैट केस ऑल्सो मोटर वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। सो ऐसे वेरियस जगह पे जहाँ पे मोटर्स आपके यूज़ होते हैं वहाँ पे इंडक्टिव लोड होता ही होता है, क्योंकि मोटर्स में वाइंडिंग यूज़ करते हैं जिनको आपको वाउंड करना पड़ता है। देयरफॉर देयर इज इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड के ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, बट दिस इज अ बेस्ड एग्जांपल ऑफ दैट। कैपेसिटिव लोड किस में होता है, तो देखो कैपेसिटिव लोड जो है ना वो कैपेसिटर के फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है।
यानी ये स्पेशल नहीं है, स्पेशल है। ये क्या है? स्पेशल है, यानी ये हर एक में प्रेजेंट होगा ऐसे नहीं है। आपके जो घर में अप्लायंसेस होता है ना, उनमें कैपेसिटिव लोड बहुत कम होता है, क्योंकि कैपेसिटिव लोड जो है वो कैपेसिटर से बनता है, वो बनता है कैपेसिटर से। तो जनरली आप देखोगे तो आपके जो मोटर जहाँ पे भी यूज़ होता है ना, वहाँ पे कैपेसिटर भी यूज़ करता है मोटर्स, क्योंकि इंडक्टिव लोड होता है मोटर्स में और बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन कर लेते हैं ये इंडक्टिव लोड। तो बेसिकली इनको काउंटर करने के लिए वहाँ पे कैपेसिटर्स लगा देते हैं। कैपेसिटर्स के और भी यूज़ है, नो डाउट, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है ये। वो आपके आपके सर्किट को चार्ज करता है और डिस्चार्ज करता है, यानी वो तीनों काम ऐसे वो कर लेता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर जो हम देख रहे हैं वो हर एक अप्लायंस में प्रेजेंट नहीं है। उसको अगर एक्सटर्नली कनेक्ट ना करें, जैसे फैन में कनेक्ट करते हैं, तो फैन में मोटर होता है, सो काउंटर करने के लिए हम कैपेसिटिव लोड यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली ये है आपका 3 टाइप ऑफ लोड। अभी हम उसके सर्किट्स फॉर्म करेंगे एंड देन वी विल सी इट वन बाय वन। द टाइप ऑफ सर्किट में हम बात करने वाले थे टाइप्स कैसे बनते हैं, तो टाइप ऑफ लोड से बनते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ लोड आपका था रेजिस्टिव लोड, तो उसके वजह से आपका फर्स्ट टाइप ऑफ सर्किट यहाँ पे बनता है एंड दैट इज नथिंग बट अ AC voltage applied to a pure resistor. The first is AC voltage, यानी why we are not applying DC voltage वो भी मैं बताऊंगा। AC voltage applied to a pure resistive circuit, to a pure resistive circuit, pure resistive circuit। प्योर हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस है। अभी AC क्यों अप्लाई करना है? देखो, AC एक ऐसा कॉमन सप्लाई है जो तीनों में चलता है, आपके रेजिस्टिव लोड में भी, इंडक्टिव लोड में भी और कैपेसिटिव लोड में भी। DC सिर्फ रेजिस्टिव में चलता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव में नहीं चलता है। और DC में ये दो पैरामीटर्स नहीं होते, क्यों, कैसे, वो हम देखने वाले हैं, नो डाउट। ओके, तो देखो कैसे होता है AC वोल्टेज अप्लाई टू अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट पहले फॉर्म कर लेते हैं। Whatever we are observing, don't forget, is an analysis of EMF and current with respect to the AC voltage applied to a pure resistive circuit now. तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट यहाँ पे मैं जब ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये आपका है रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड को हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं एक की से छोटे, और दूसरा है आपका AC सप्लाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब इस सप्लाई को कनेक्ट करोगे, यानी यू विल ऑपरेट द की प्लग, तो उसको आप ऑन करोगे तो यू विल फाइंड दैट द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस बिकॉज ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दिस। यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाइड होगा जिसको आप E से इंडिकेट करोगे, EMF। सो द EMF अप्लाइड टू सर्किट, इस सर्किट को जो EMF आपने अप्लाई किया है उस EMF का वैल्यू क्या होगा? E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये तो हमने ऑलरेडी देखा है, हमने ये ऑलरेडी देखा है आपके फैराडेज लॉ में। तो E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हमने वहाँ पे डिराइव किया था। तो साइनोसॉइडल नेचर ऑफ एन AC वेवफॉर्म इज शोन बाय साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, E को लिखा है आपने, और नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द करंट। हमें यहाँ पे फेजर डायग्राम निकालना है। द मेन aim of doing this is nothing but to draw the phasor diagram, और उसके साथ बाकी चीज़ें एनालिसिस आ जाता है। तो आपको जब क्वेश्चन पूछे कि एक्सप्लेन द AC वोल्टेज अप्लाई टू अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो आपको ये सब लिखना है, उसमें डायग्राम निकालना है। EMF अप्लाई टू अ सर्किट E is equal to E0 sin of omega t, and due to that the current flowing through the circuit I is equal to I0। देखो अभी ये कैसे फॉर्म होगा, तो I is equal to क्या होता है आपका E अपॉन R होता है, यानी बाय ओहम्स लॉ
by Ohm's law we know that current is equal to voltage upon resistance, और यहाँ पे आपका E का वैल्यू पुट कर देना, दैट इज E0 साइन ऑफ ओमेगा t डिवाइडेड बाय R. So now you can say E0 upon R is nothing but a constant value which is equal to I0. तो इसलिए I is equal to क्या बन गया, I0 साइन ऑफ ओमेगा t. So this is the equation of current. आप दोनों का इक्वेशन अगर देखोगे E और I का, दोनों का इक्वेशन क्या है, सिमिलर है. तो इसको अभी हमें पहले वेवफॉर्म में दिखाना है. दो डायग्राम्स है आपको, एक वेवफॉर्म और दूसरा है फेजर डायग्राम. तो देखो वेवफॉर्म में इसको कैसे दिखाएंगे हम. देखो यहाँ पे वेवफॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा. तो वेवफॉर्म एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ मैं. देखो यहाँ पे जो हमने दो इक्वेशन ऑब्टेन किए हैं, पहला है E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा t. E0 क्या है, यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ EMF है, याद रखना, पीक वैल्यू ऑफ EMF या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF. और यहाँ पे जो I0 हमें मिला है वो भी क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है. दोनों सेम है, साइनोसॉइडल है. तो यहाँ पे वेवफॉर्म जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो आपके एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम होता है, एंगल होता है, यानी यहाँ पे मैं इंडिकेट करूंगा ओमेगा टी से. आपके दोनों भी मुझे वेवफॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करना है. पहला देखो ऑब्वियसली दोनों जो है पहले स्टार्ट ईएमएफ से होता है. ईएमएफ इज योर रेफरेंस फेजर. तो ईएमएफ से जो स्टार्ट करता है तो यहाँ पे जीरो है. ये जो वाई एक्सिस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ई कॉमा आई, दोनों को इंडिकेट कर रहा है. तो जब हम वेवफॉर्म निकालते हैं, देखो साइनोसॉइडल है, साइनोसॉइडल है यानी यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे हो रहा है आपका जीरो क्रॉस होने के बाद ऊपर जा रहा है, यानी दिस रिप्रेजेंट्स अ ईएमएफ वेवफॉर्म. ये जो यहाँ पे वैल्यू है ये इंडिकेट कर रहा है E0 यानी पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ. यहाँ पे जो है ये इंडिकेट कर रहा है माइनस E0 यानी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द सेकेंड हाफ साइकिल या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल. ये नेगेटिव हाफ साइकिल होता है और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है. दोनों का मिलके बनता है कंप्लीट हाफ साइकिल ऑफ ईएमएफ और करंट. तो यहाँ पे जो करंट है वो साइन ऑफ ओमेगा टी है. जैसे मैंने कहा था प्रीवियस पेज में कि ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखा हो तो क्या है, इसका हमने डिस्कस किया था. अल्फा अगर लिखते हैं तो यहाँ पे अल्फा का मतलब क्या है, तो देखो ये अल्फा का मतलब क्या है. अगर ई और आई में, यहाँ पे अगर आई में मैं आई के फॉर्मूला में अगर ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखता तो इसका मतलब है ई और आई में जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी दोनों के बीच में स्पीड का गैप है, रोटेशन जब कर रहे हैं तो दोनों में गैप है, वो अल्फा होता है. सो अल्फा इज द फेज डिफरेंस, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ फेज डिफरेंस. तो यहाँ पे वो फेज डिफरेंस जीरो है क्योंकि दोनों का एंगल सेम ही है, ओमेगा टी. तो इसका मतलब जहां से ईएमएफ स्टार्ट हुआ है वैसे ही करंट स्टार्ट होगा. बस डिफरेंस ये होगा कि करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ईएमएफ से कम होगा, ईएमएफ से क्या होगा, कम होगा. तो दिस इंडिकेट्स, ये जो लेवल है दिस इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ I0. अगेन यहाँ पे जो है दिस इंडिकेट्स माइनस I0. और दोनों वेवफॉर्म्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी ये वेवफॉर्म है E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट इज E, और ये है आपका I0 साइन ऑफ ओमेगा टी. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेवफॉर्म. अभी वेवफॉर्म से ही फेजर डायग्राम की बात कर देखो. फेजर डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट करके दिया है, मैं एकदम सिंपल वे में बताता हूँ, ऐसे भी मार्क्स मिलता है, डोंट वरी. देखो जो फेजर डायग्राम है उसमें एक होता है रेफरेंस फेजर और दूसरा होता है रोटेटिंग वेक्टर यानी रोटेटिंग वाला फेजर. तो एक जो फेजर है वो रेफरेंस होता है तो उसको हमेशा ईएमएफ लिया जाता है, यानी ईएमएफ इज योर रेफरेंस फेजर ऑल द टाइम्स, याद रखना. ईएमएफ यानी जो मैं ई से इंडिकेट कर रहा हूँ. अभी यहाँ पे है आपका ओरिजिन यानी जीरो. अभी हम यहाँ पे दोनों भी जो है करंट और ईएमएफ दोनों क्या है, हैविंग द सेम एंगल, देयर इज नो एंगल बिटवीन देम, जीरो एंगल. द एंगल बिटवीन देम इज जीरो, अल्फा इज इक्वल टू जीरो. तो दोनों के बीच में अगर एंगल जीरो है तो इसका मतलब आपका एक्स एक्सिस पे क्या है, ईएमएफ है, उसी एक्सिस पे पीछे यहाँ पे करंट आने वाला है क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है. आगे समझ में. तो इतना सिंपल है फेज डायग्राम, आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट करके उन्होंने दिखाया. सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर प्योर AC प्योर रेजिस्टिव लोड, फॉर अ प्योर रेजिस्टिव
लोड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फेजर डायग्राम. ये आपको लिखना है पे अल्फा इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0 होता है. अभी रेजिस्टिव लोड में हम AC भी अप्लाई कर सकते हैं और DC भी अप्लाई कर सकते हैं. DC और AC दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है. DC के लिए क्यों एप्लीकेबल है और AC के लिए? क्योंकि AC में फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे इंडिया में मैंने बताया था 50 हर्ट्ज होता है आपका, और DC में फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है. बट ये जो रेजिस्टेंस है आपका वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा टाइप ऑफ सप्लाई यूज करते हो. दोनों के लिए ये हम यूज कर सकते हैं. जो रेजिस्टिव लोड वाले अप्लायंसेस है वो हम AC और DC दोनों पे ऑपरेट कर सकते हैं, बिकॉज इट ऑब्जर्व्स द मिनिमम रेजिस्टेंस व्हाट एवर पॉसिबल. आगे बढ़ते हैं. देखो ये हो गया आपका AC सर्किट. तो यहाँ पे देखो AC सर्किट में रेजिस्टिव लोड में आपका I0 का वैल्यू सिर्फ हम भूल गए थे. देखो I0 का वैल्यू जो है वो हमने क्या लिखा था, E0 डिवाइडेड बाय R. ये याद रखना, ये करंट का वैल्यू है फॉर प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट. अभी हम नेक्स्ट टाइप ऑफ AC सर्किट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज नथिंग बट a type of second AC circuit, which is nothing but AC supply applied to, or AC voltage applied to purely inductive circuit. देखो प्योरली इंडक्टिव लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक्स में नहीं लिखा हुआ है वो, बट नहीं लिखा है तो भी उसका मतलब वही है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, यानी उसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव लोड है. पहले मैं से सर्किट डायग्राम निकालता हूँ. देखो इंडक्टिव यानी मुझे दिखाना है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, और इसको मुझे सिर्फ कनेक्ट करना है AC से. यहाँ पे मैं उसका प्लग के दे देता हूँ. दिस इज नथिंग बट AC सप्लाई with 50 hertz to 230 volt whatever, and this is inductive load. तो जहाँ पे रेजिस्टिव लोड होता है वहाँ पे होता है रेजिस्टेंस. यहाँ पे इंडक्टिव लोड जब हम यूज कर रहे हैं और AC सप्लाई उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे इमीडिएटली the voltage will get, EMF will get applied across the inductance and the current will start flowing. तो हमने पहले ही देखा है. देखो E का जो वैल्यू है वो क्या बनेगा, E0 sin of omega t. The same here, it's a sinusoidal value of or alternating value of EMF by Faraday's and Lenz's law. By Faraday's and Lenz's law, दोनों ने जो लॉ बताए थे उससे हम बोल सकते हैं कि E इज इक्वल टू -L/di/dt. यानी EMF जो होता है इंडक्टेंस डिपेंडेंट कहाँ पे होता है, तो E इज इक्वल टू -L/di/dt. माइनस साइन हमें पता है क्यों होता है. लेंस ने बताया था कि जो आप वहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं उस सप्लाई से वहाँ पे इंड्यूस EMF हो रहा है. EMF इंड्यूस कर रहा है फ्लक्स लिंकेज फिर से अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया यानी EMF को, एंड देयरफॉर इट इज इंडिकेटेड बाय माइनस साइन. तो दैट अपोजिशन इज इंडिकेटेड बाय माइनस साइन. तो इज इक्वल टू -L/di/dt वहाँ पे आता है. तो बेसिकली ये जो EMF यहाँ पे हमने लिखा है, ये EMF जो है दिस इज नथिंग बट अ अप्लाइड EMF इन दिस केस. तो जो फैराडे ने बताया वो EMF और आपका जो अप्लाइड EMF है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं. यानी E इज इक्वल टू माइनस E होता है जो आपका अप्लाइड EMF है, और जो EMF वहाँ पे इंड्यूस हुआ है, देखो दो EMF है, अप्लाइड और इंड्यूस, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं. इसलिए ये जो इंड्यूस EMF यहाँ पे है जो फैराडे ने बताया था और लेंज ने बताया था वो यहाँ पे हम लिख देंगे. तो ये माइनस है यहाँ पे, L का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस L/di/dt. अभी नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी पेज पे सपोज हम ये कर देते हैं कि वी आर शिफ्टिंग द वैल्यूज नाउ. तो अगर मैं यहाँ पे E/L इंटू dt लिख देता हूँ इज इक्वल टू di. ओके, di को मैंने क्योंकि आई हैव टू इंटीग्रेट इट,
तो इंटीग्रेशन के लिए मुझे डी को राइट हैंड साइड में रखना पड़ा एंड डी जो है उसको मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया अलॉन्ग विद एल, तो एल चला गया डिनोमिनेटर में। अभी देखो ई यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई बाय एल, अगेन द सेम टर्म आई एम रिपीटिंग, ई बाय एल इंटू डी टी इज इक्वल टू डी आई। तो इन दोनों को मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो आफ्टर इंटीग्रेशन में मुझे करना क्या है, ई जो है दैट इज नथिंग बट ई ज़ीरो साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एल इंटू डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे डी आई एज इट इज। सो वी कैन से डी आई का इंटीग्रेशन मैं लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ अभी, आई इज इक्वल टू ई ज़ीरो अपॉन एल, साइन ऑफ ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जो आपका कॉम्प्लेक्स टर्म है उसका फिर से इंटीग्रेशन वहाँ डिफ्रेंशिएशन होता है, दैट इज सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे फिर से क्या होता है उसका ओमेगा जो है इट कम्स टू द डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी माइनस साइन आपका आ गया, उसके बाद यहाँ पे ओमेगा जो है ओमेगा टी का जो ओमेगा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल दैट कम्स in the denominator by integration laws, and therefore we can also write down, देखो यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी आया हुआ है, सो वी हैव टू जस्ट मेक इट प्लस एंड उसको एक सब्स्टिट्यूशन हमें करना होता है, और वो होता है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू। तो देखो अब देखोगे तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी था, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी का ये सब्स्टिट्यूशन है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, जहाँ पे आपका कॉस ऑफ ओमेगा टी हर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है दैट इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वहाँ पे क्या है वो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो ये माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी का सब्स्टिट्यूशन था। अभी यहाँ पे जो हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिले हैं उनको हम पहले इंडिकेशंस दे देते हैं। ई जीरो अपॉन ओमेगा एल, दिस इज नथिंग बट आई जीरो, मैक्सिमम वैल्यू आई जीरो इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन ओमेगा एल, एंड therefore this is the peak value or maximum value of we can say current in the inductive load। तो यहाँ पे दूसरा पिक्चर ये भी क्लियर हो रहा है कि साइन ऑफ ओमेगा टी था प्रीवियस केस में रेजिस्टिव लोड में, यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू हो गया है। तो माइनस पाई बाय टू हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आप जब वेवफॉर्म में इसको दिखाओगे, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं, जब मैं वेवफॉर्म में इसको दिखा रहा हूँ तो आपका जो प्योरली इंडक्टिव लोड है उसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा, देखो ये आपका है ओमेगा टी, दिस वन इज योर ईएमएफ और करंट। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले रेफरेंस आपका आता है ईएमएफ का, ईएमएफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम चाहिए, अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो रही है बिकॉज दैट इज़ अनकंट्रोल्ड, बट आपके पेज में लाइंस होती है उसके हिसाब से आपका दोनों का ये मैग्नीट्यूड और ये नेगेटिव साइकिल का दोनों भी सेम आने चाहिए। तो ये जो है दिस इंडिकेट्स ई ज़ीरो, और ये जो पूरा वेवफॉर्म है दिस इज फॉर ई ज़ीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ द करंट वेवफॉर्म यू कैन ऑब्जर्व, करंट वेवफॉर्म जो आपका क्या था आई ज़ीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू था, माइनस पाई बाय टू था, याद रखना। तो माइनस पाई बाय टू अगर है तो इसका मतलब क्या है, यानी आपका जो आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी का पोजीशन अगर साइन ऑफ ओमेगा टी है तो दोनों फेज में होते हैं, यानी ईएमएफ और करंट दोनों क्या होते हैं फेज में बोलते हैं, इन फेज रेजिस्टिव लोड में जो पोजीशन था। बट यहाँ पे माइनस पाई बाय टू है, यानी वो आपका जो करंट है ईएमएफ से माइनस यानी पाई बाय टू से लैग कर रहा है, द करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ। इंडक्टिव लोड AC circuit, current
lags behind the EMF or applied EMF. लैग्स बिहाइंड अप्लाइड ईएमएफ, आ रहा है समझ में? तो ऑब्वियसली लैग्स बिहाइंड का मतलब क्या है, ये पहले स्टार्ट होगा ईएमएफ, फिर करंट स्टार्ट होगा, यानी करंट एग्जैक्टली π/2 यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी कम रहेगा. दिस इज द पिक्चर. यहाँ से वो स्टार्ट होगा. दिस इज योर π/2, दिस इज 0, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 3 π/2, दिस इज 2 π. ठीक है. सो इन दिस वे दिस इज अ वेक्टर, this is a waveform for, we can say, AC circuit with purely inductive load. अभी इसका मैं फेजर डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो, या फिर नेक्स्ट पेज में इसको ड्रॉ करता हूँ. आप कंपैरिजन करने के लिए प्रीवियस पेज पे आते जाते रहना. फेजर डायग्राम में निकाल रहा हूँ प्योरली इंडक्टिव सर्किट का. तो देखो, सबसे पहले as per discussed in the previous phasor diagram, रेफरेंस फेजर जो है हमेशा ईएमएफ को लिया जाता है. आपके टेक्स्ट बुक्स में एक्स एक्सिस जस्ट ऐसे ही दिखाया है वैकेंट, बट वहाँ पे आना चाहिए आपका ईएमएफ. आप ऐसे भी फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, डोंट वरी. ई जो है दिस इज एन ईएमएफ, और जो आपका करंट है, देखो करंट आपका लैग हो रहा है, यानी पीछे रह रहा है वो. तो पीछे रह रहा है यानी हमारा फेजर कैसे मूव होता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है, यानी ऐसे आगे होता है. एंटी क्लॉकवाइज आगे है तो पीछे, यानी ई के पीछे रहेगा वो, ई के पीछे रहेगा. यानी आपका जो करंट है बच्चों, वो कहाँ पे आने वाला है, अल्फा वी कैन से 90 डिग्री से पीछे, यानी एग्जैक्टली यहाँ पे 90 डिग्री से पीछे. यानी ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है. तो आपका ई जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, रेफरेंस फेजर. तो ई यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपका करंट आने वाला है एग्जैक्टली वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में, नेगेटिव वाई एक्सिस पर. यानी दिस इंडिकेट्स, ये आपका है आई, यानी विच इज लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ बाय 90 डिग्री. तो दिस इज द फेजर डायग्राम. वेरी सिंपल मैनर में मैंने इसको दिखाया है. देखो, ऐसे आप दिखा सकते हो, डोंट वरी, इसमें आपको मार्क्स कम नहीं होने वाले हैं. ओके. आपके टेक्स्ट बुक्स में यहाँ पे रेफरेंस लिया है, और फिर यहाँ पे एक ईएमएफ दिखा है, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री लैगिंग दिखाया है. बट एक्चुअल फेजर डायग्राम जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टेक्स्ट बुक्स में आप देखोगे तो वो ऐसे दिया हुआ है, बिकॉज दिस इज द क्लियर पिक्चर फॉर एनी काइंड ऑफ अ फेजर डायग्राम. ओके. दिस इज द एक्चुअली करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर डायग्राम. सो बच्चों, आज हमने बेसिकली दो टाइप के लोड की बात की, तीन टाइप के लोड की बात की, और दो टाइप के फेजर डायग्राम्स हमने देखे, यानी विद रिस्पेक्ट टू एनालिसिस हमने उसको ऑब्जर्व किया है. इसका हमारा सिर्फ ईएमएफ equation also we have derived, yes, correct. And therefore in the similar manner we have to also analyze the capacitive circuit, capacitive load, यानी प्योरली कैपेसिटिव लोड में आपका एनालिसिस कैसे होगा, उसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, एंड ऑल दोज थिंग्स. सो आज के लेक्चर में इतना ही हम देखेंगे, बिकॉज दिस लेक्चर हैज़ टू मच ऑफ लेंथ, बहुत लेंथ ले चुका है ये. एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर द नेक्स्ट पार्ट, and that is obviously pure capacitive load. Thank you very much for watching this video. Please share with others so that they will also get benefited from this. And if there is any doubt, you can ask in the comment section. Okay, you can call me also. My number is 9004168878. Okay, so thank you very much for watching this, and then we will meet in the next lecture. Thank you.